So, hello guys, welcome to Study Bloom. Today we are going to start transcription. Those who have not viewed my previous lecture, please do refer my previous lecture if you want to know something about replication, nucleosome model, and the detail of DNA structure. So, now today we are going to start transcription. So, first of all, what is transcription? You guys have heard the term transcription. Transcription is what? That is, it is the process of copying genetic information from DNA into RNA. डीएनए से आरएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, दैट इज बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन. Earlier, we have seen the replication, that is basically copying of own genetic material, that is DNA is copying its own genetic material, that is replication. But in transcription, the copying genetic information is takes place only, but it is from DNA to RNA, that is transcription. But you must you must understand that earlier in DNA we have seen that copying of all nucleotide take place, that A, T, G, C. बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आरएनए डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ टी की जगह क्या प्लेस होगा, यूरेसिल. यूरेसिल आपको नजर आएगा बेसिकली आरएनए में इंस्टेड ऑफ थाइमीन. ठीक है. सो जहां पे हमने देखा था अर्लियर रेप्लिकेशन में कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या हो रहे थे, ट्रांस बेसिकली रेप्लिकेट हो रहे थे. बट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, एक ही स्ट्रैंड डीएनए का ट्रांसक्राइब होता है. अगर ये 3' to 5' स्ट्रैंड है और ये 5' to 3' है, तो दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड ही ट्रांसक्राइब होगा ट्रांसक्रिप्शन में, बेसिकली आरएनए फॉर्म करेगा, नॉट बोथ स्ट्रैंड, अनलाइक रेप्लिकेशन. सो दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं होते? सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं होते. अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी होगा तो क्या होगा, बेसिकली ये अलग अलग प्रोटीन को फॉर्म करेंगे, अलग अलग डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा और अलग अलग प्रोटीन बनाएगा. ये स्ट्रैंड दूसरा प्रोटीन बनाएगा, ये स्ट्रैंड दूसरा प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. पहला रीजन तो ये है. दूसरा रीजन क्या है कि अगर दोनों स्ट्रैंड ने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाया, तो वो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, ये दोनों क्या करेंगे, दोनों स्ट्रैंड आरएनए के क्या बना देंगे, हो सकता है कि ये एक दूसरे से बाइंड कर जाए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना ले, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना ले. तो ये भी तो क्या करेगा, प्रोटीन ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देगा. तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, एक फ्यूटाइल प्रोसेस हो गया, एक वेस्टेज प्रोसेस हो गया. ऐसा हम नहीं चाहते हैं. दैट्स वाई हमारे जो बायोकेमिकल रिएक्शन है बेसिकली इसमें, ट्रांसक्रिप्शन में, इसमें डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड कन्वर्ट होता है किसमें, आरएनए में. अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में. मैं आपको एकदम शॉर्ट में ट्रांसक्रिप्शन समझा रही हूँ ताकि आप एग्जामिनेशन में जल्द से जल्द ये वीडियो रेफर करें और जल्द से जल्द अपनी आंसर को इजिली वहां पे लिख पाए. ठीक है. और ट्रांसक्रिप्शन जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक लगता है बच्चों को, वो इजीली उनको समझ में आ जाए. नाउ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, बेसिकली डीएनए में जो यूनिट होता है उसी को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, और ये 3 रीजन का बना होता है. फर्स्ट अ प्रमोटर, देन ए स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर. अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, तो जीन क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो बेसिकली कोड करता है किसके लिए, प्रोटीन के लिए, या फिर जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कैसा प्रोटीन सेल में फॉर्म होगा. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, वो जीन का सीक्वेंस होगा, फिर प्रमोटर होगा और टर्मिनेटर होगा. अब क्या रोल होता है प्रमोटर का और टर्मिनेटर का, ये आगे हम देखेंगे. ठीक है. लेकिन आपको याद रखना होगा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या प्रेजेंट होता है, तो वहां पे प्रमोटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा और टर्मिनेटर होगा. ठीक है. अब हमने देखा था कि रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, तो वहां पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था. बट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा. ये कैटेलाइज करेगा पॉलीमराइजेशन को एक डायरेक्शन में, जैसे कि रेप्लिकेशन में भी हो रहा था 5' to 3'. ठीक है. और यहाँ पे बेसिकली जो स्ट्रक्चरल जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो दोनों दोनों स्ट्रैंड का नहीं होता, एक ही स्ट्रैंड का होता है. जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 3' to 5' है,
3' to 5' स्ट्रैंड है, ये 5' to 3' स्ट्रैंड है। तो जो 3' to 5' स्ट्रैंड है ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो 5' to 3' है इसे हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ऑल्दो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसी से क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, यही इसी के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है। कोडिंग स्ट्रैंड को, ऑल्दो नाम इसका कोडिंग स्ट्रैंड है, बट ये क्या एंटीसेंस की तरह काम करता है। एक एक निमोनिक्स है जिसे आप याद कर सकते हैं, एनटीए। क्या, कि अगर ये नॉनसेंस स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड तीनों एक ही स्ट्रैंड को कहते हैं, ठीक है। नॉनसेंस, एंटीसेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड वो 3' to 5' वाला होता है, ठीक है। और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा, 5' to 3' होगा। अब ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इससे तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन नहीं रहा है, बेसिकली इससे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है। और प्रमोटर और टर्मिनेटर फ्लैंक करते हैं स्ट्रक्चरल जीन को। क्या मतलब है इसका, कि प्रमोटर जो होगा वो लोकेटेड होगा 5' रीजन पे, और टर्मिनेटर जो होगा वो 3' एंड पे लोकेटेड होता है। और इन्हीं प्रमोटर और टर्मिनेटर के बेसिस पे हम क्या बताते हैं कि कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है। अब प्रमोटर का काम क्या होता है, जो प्रमोटर 5' एंड पे प्रेजेंट होता है, प्रमोटर 5' एंड पे प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है बेसिकली, इसको अपस्ट्रीम कहते हैं, अपस्ट्रीम ऑफ द व्हाट, अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। तो ये जो प्रमोटर होता है इसका काम ये होता है कि ये साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज को, कि यहाँ पे आके आपको बाइंड करना है। बेसिकली ये जो रीजन है यहाँ पे आपको आके बाइंड करना है, और यहीं से बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि प्रेजेंस ऑफ ए प्रोमोटर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। जो प्रेजेंस है प्रमोटर का वही डिफाइन करता है टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को। और टर्मिनेट, अगर वो पोजीशन स्विच हो गया तो वहां पे टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड डिफरेंट हो जाएंगे। फिर टर्मिनेटर कहाँ होता है, 3' एंड पे लोकेटेड होता है, और ये डाउनस्ट्रीम होता है स्ट्रक्चरल जीन के। अब स्ट्रक्चरल जीन के डाउनस्ट्रीम मतलब ये वाला रीजन, और अपस्ट्रीम मतलब उसके अपस्ट्रीम पे, ठीक है। तो प्रमोटर हमेशा अपस्ट्रीम में होगा, टर्मिनेटर हमेशा डाउनस्ट्रीम में होगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको पता होना चाहिए। नाउ एडिशनल कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस भी प्रेजेंट होते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, जिनका अलग अलग रोल होता है, ठीक है। उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, कि बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखा, जिसमें क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जीन है, प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, ठीक है। जीन जो स्ट्रक्चरल जीन है, और प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट होगा, 5' एंड ऑफ द जीन, और अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर कहाँ होगा, 3', और डाउनस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। प्रमोटर और टर्मिनेटर क्या डिफाइन करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये वाला जो 3' to 5' है इसे क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। 5' to 3' है इसे बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जो एंटीसेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है उसी को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है इसका टेम्पलेट नहीं बनता, बेसिकली ये क्या है, इसको बस नाम कोडिंग स्ट्रैंड है, बट इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए नहीं बनता है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। जीन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जीन में वो डेटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है कि वो बताता है कि सेल पे कि किस तरह का प्रोटीन बनेगा, ठीक है। नाउ डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो डिफाइन अ जीन। अब जीन का मतलब क्या होता है, कि एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। तो हो सकता है कि डीएनए में कोई सीक्वेंस है, बेसिकली कोडिंग स्ट्रैंड है, जो कि टीआरएनए या आरआरएनए ये भी तो बना रहा होगा, ये भी तो बना रहा होगा, इसके लिए भी तो कोई सीक्वेंस चाहिए होगी, तो इसको भी जीन कहते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आता है सिस्ट्रॉन, आप लोगों ने सुना होगा सिस्ट्रॉन। क्या होता है ये जीन, बेसिकली जीन को ही कहते हैं, या फिर इन शॉर्ट हम कह दें कि सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, इसी को बोलते हैं सिस्ट्रॉन, ठीक है। सिस्ट्रॉन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है वन वर्ड में आज भी जाए, ठीक है। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। अब दो टर्म आते हैं सिस्ट्रॉन से ही बने हुए, मोनोसिस्ट्रॉनिक, और पहला मोनोसिस्ट्रॉनिक, दूसरा पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ,
अभी हमने बोला सिस्ट्रॉन मतलब क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट जो कोड करेगा पॉलीपेप्टाइड को। तो मोनोसिस्ट्रॉन मतलब क्या होता है, बेसिकली ये मोनोसिस्ट्रॉनिक यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किस में प्रेजेंट होता है, आपको ये भी याद रखना होगा, ये यूकैरियोट्स में होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट्स में। तो पॉली से आप याद कर सकते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स में होगा, ठीक है। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक होने का मतलब क्या है, अगर कोई जीन मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है तो उसमें इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होंगे, मतलब उसमें जो जीन होगा वो स्प्लिट जीन होगा। स्प्लिट जीन मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर ये जीन है, अगर ये जीन है, ठीक है, ये जीन है। हाँ, तो अगर जो यूकेरियोट्स हैं उनमें अगर कोई ये जीन है तो ये स्प्लिट जीन होगा। स्प्लिट जीन मतलब जो उनके जीन में एक्सॉन एज वेल इंट्रॉन सीक्वेंसेस होंगे, एक्सॉन और इंट्रॉन सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। तो और एक बार में एक ही जीन का क्या होगा, सीक्वेंस प्रेजेंट होगा यूकेरियोट्स में। बट प्रोकैरियोट्स में एक साथ वो एक से ज्यादा जीन को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑपेरॉन हम आगे देखेंगे कि वो जेड वाई ए तीनों तीनों जेड वाई ए तीनों ही जीन को एक साथ ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है। तो ये होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब क्या होगा कि ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें एंट्रॉन सीक्वेंसेस नहीं होते, ओनली एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। किसमें, पॉलीसिस्ट्रॉनिक में। और ये मोस्टली बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या होता है, इसमें इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, और यूकैरियोट्स में जीन जो होते हैं स्प्लिट फॉर्म में होते हैं। कोडिंग सीक्वेंसेस मतलब जो कि एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। एक्सॉन्स को ही कोडिंग सीक्वेंसेस या एक्सप्रेस सीक्वेंसेस बोलते हैं। और ये एक्सॉन्स कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में। ये किसकी बात हो रही है, बेसिकली ये यूकेरियोट्स की बात हो रही है। इसी यूकेरियोट्स में एक्सॉन्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक्सॉन्स वो किससे इंटरप्टेड होते हैं, इंट्रॉन से। एक्सॉन्स के बीच में इंट्रॉन्स होंगे, एक्सॉन्स के बीच में इंट्रॉन्स होंगे। ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ये कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं होते, ये इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस होते हैं। और ये जब मेच्योर एमआरएनए बनता है ना, तो वहां पे क्या होता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है, इसको हटाया जाता है बेसिकली जीन से या एमआरएनए से, तब उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। वो आगे हम देखेंगे। नाउ इसके बाद आपको ये याद रखना होगा कि मोनोसिस्टोन मतलब क्या होता है, बेसिकली डीएनए का वो सीक्वेंस जो कोड करेगा पॉलीपेप्टाइड को। यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक होता है, और प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक में ये यूकैरियोट्स में जो जीन होते हैं वो स्प्लिट जीन होते हैं, एक्सॉन एज वेल एज इंट्रॉन सीक्वेंसेस होते हैं। पॉलीसिस्टोनिक या प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वो डायरेक्टली एमआरएनए ही बनता है। नाउ टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बैक्टीरिया में 3 टाइप के मेजर आरएनए होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, और आरआरएनए जिसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो बैक्टीरिया में 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं, और ये जो तीनों आरएनए हैं वो सेल में सिंथेसाइज होंगे। और इसके लिए एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज यूटिलाइज या यूज नहीं होते इन तीनों को बनाने के लिए, एक ही आरएनए पॉलीमरेज इन तीनों को ट्रांसक्राइब कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये जो आरएनए का सिंथेसिस है, एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का, ट्रांसफर आरएनए का या राइबोसोमल आरएनए का, ये बेसिकली कहाँ हो रहा है, ये प्रोटीन के सेल में, बेसिकली सेल में ही हो रहा है, और वहां पे क्या हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। और ये एमआरएनए का रोल क्या होता है, एमआरएनए जो होता है ये एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, यही टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पे टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए लेके आएगा अमाइनो एसिड को, ठीक है, टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके आएगा। और आरआरएनए का रोल क्या होता है, आरआरएनए एक कैटालिटिक आरएनए की तरह काम करता है, ठीक है। ये कैटालिसिस परफॉर्म करता है, इसका कैटालिटिक और स्ट्रक्चरल रोल होता है ट्रांसलेशन के टाइम में। ये सारा जो रोल मैं बता रही हूँ ये बेसिकली कौन सा कब यूज होगा, ये बेसिकली ट्रांसलेशन में यूज होगा। यही जो ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए बन रहा है, यही जो एमआरएनए है यही तो ट्रांसलेशन के लिए जाएगा। तो ये जो ट्रांसलेशन में ये जो एमआरएनए है वो एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा। टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए अमाइनो एसिड को लाएगा, ब्रिंग करेगा, और आरआरएनए कैटालिसिस करेगा, ठीक है। ये सारा रोल होता है।
फिर मैंने ये भी बता दिया कि आरएनए पॉली सिंगल आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे यूज होगा टू कैटेलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, दैट इज एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए इन बैक्टीरिया। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं आरएनए पॉलीमरेज से कैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा बेसिकली। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस 3 स्टेप में होती है। सबसे पहला इनिशिएशन, देन इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड डीएनए का क्या कर रहा है, एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, अदर विल एक्ट एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ सबसे पहली बात यह आती है कि अगर आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन करना है तो बेसिकली वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहाँ से करेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। तो उसके लिए होता है प्रमोटर सीक्वेंस। प्रमोटर ही बेसिकली डीएनए में डीएनए सीक्वेंस में एक सीक्वेंस होता है जो प्रमोटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है। तो वो प्रमोटर बताता है कि आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे आके बाइंड करना है, ये एक रीजन है प्रमोटर का, यहाँ पे आके बाइंड करना है और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करना है। उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत होती है। अब आरएनए पॉलीमरेज खुद से तो इनिशिएट कर नहीं पाएगा, तो वहां पे आता है सिग्मा फैक्टर। ठीक है। ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ आके यहाँ बाइंड करता है और यह बताता है कि यहाँ से आपको इनिशिएशन स्टार्ट करना है। नाउ इसके बाद आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन का जो प्रोसेस है आरएनए पॉलीमरेज इजीली कर लेता है, खुद से ही कर लेता है, यहाँ पे किसी फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और टर्मिनेशन में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एक और फैक्टर की जरूरत होती है जिसे बोलते हैं रो फैक्टर। रो फैक्टर, जब रो फैक्टर आता है तो आरएनए पॉलीमरेज को समझ में आ जाता है कि बेसिकली अब हमें ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करना है या फिर यहाँ पे स्टॉप करना है। तो 3 प्रोसेस देखा, 3 स्टेप देखा हमने ट्रांसक्रिप्शन में। सबसे पहले इनिशिएशन, देन इलोंगेशन, देन टर्मिनेशन। अब हम इस डिटेल में और समझते हैं। ठीक है, क्या एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा है। तो सबसे पहले ओपनिंग ऑफ हेलिक्स होगा और जिससे कि सब इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन में हमने देख लिया कि क्या होगा, एक इनिशिएशन फैक्टर होगा जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। और फिर इलोंगेशन जो होगा, इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज इजिली कर लेगा बेसिकली। आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट कर लेगा ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूज इलोंगेशन। अब जैसे ही पॉलीमरेज रीच करेगा टर्मिनेटर टर्मिनेटर वाले रीजन में, तो वहां पे जो आरएनए आरएनए जो होता है टर्मिनेशन के टाइम वो फॉल ऑफ हो जाता है। ठीक है, रिलीज आउट हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज भी रिलीज आउट हो जाता है। इसी को बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बट एक इंट्रिगी क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये सारे आरएनए पॉलीमरेज कैसे बेसिकली कैटेलाइज करेगा तीनों स्टेप को। तो ये भी हमने देख लिया कि आरएनए पॉलीमरेज ओनली कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। जैसे मैंने बताया कि आरएनए पॉलीमरेज को इलोंगेशन के टाइम क्या किसी भी फैक्टर की जरूरत नहीं है, वो इलोंगेशन तो इजीली कर लेगा। लेकिन इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए 2 फैक्टर चाहिए। इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया। ठीक है, ये आपका प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है और ये टर्मिनेटर है। हमने ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड से और हमें मिल गया एमआरएनए। अब जो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, अभी हम यूकेरियोट्स पे नहीं गए। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, जो ये एमआरएनए बना ना ट्रांसक्रिप्शन के बाद, इस एमआरएनए को प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती एक्टिव होने के लिए। कहा जाता है कि और देखा गया है एक्सपेरिमेंट में कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है बैक्टीरिया में बेसिकली ये कपल्ड होता है। कपल्ड मतलब अभी एमआरएनए बन ही रहा होगा कि वहां पे आके राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं एमआरएनए पे और वहां पे ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया में कपल्ड होता है और इसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम अपने शायद क्लास अभी आगे आप पढ़ोगे पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को जब
अभी एमआरएनए बनता ही रहता है, वहीं पे आके राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो कपल्ड प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स में होता है, ये बेसिकली कहाँ हो रहा है? सेम ही कंपार्टमेंट में हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्ली कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन तो है नहीं, कंपार्टमेंट तो है नहीं, सेपरेशन तो है नहीं साइटोसोल और न्यूक्लियस का, जैसे कि यूकेरियोट्स में होता है। तभी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड हो जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था कि एमआरएनए को यहाँ पे प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे एमआरएनए क्या है, यहाँ पे तुरंत ही एक्टिव फॉर्म में एमआरएनए आ जाता है। यहाँ पे कोई एक्सॉन और एंट्रॉन सीक्वेंसेस वाला सीन नहीं है कि एंट्रॉन आ गया अब चलो एंट्रॉन को रिमूव करो और एक्सॉन को अटैच करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेसिकली बैक्टीरिया में। तो हमने देखा कि अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अब ट्रांसलेशन होगा, ये हो कंप्लीट हो गया बैक्टीरिया में। अब हम आते हैं यूकेरियोट्स में। यूकेरियोट्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोट्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारी चीजें सेम है, ठीक है। सबसे पहले इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन, ठीक है। फिर इनिशिएशन होगा, फिर इलोंगेशन होगा, और फिर टर्मिनेशन होगा। थर्ड स्टेप में टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन में हमने देखा कि वहां पे सिग्मा फैक्टर आएगा, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आरएनए पॉलीमरेज हमने देखा बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों आरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, तीनों आरएनए का फॉर्मेशन करा रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, तीन डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है। हर कोई हर चीज नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब करेगा आर आरएनए, ठीक है। आप याद रख सकते हो आर एम और टी से, ठीक है। आर एम टी, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, आर आरएनए को बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करेगा, एमआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा, टी आरएनए को। अब आरआरएनए तो बनाएगा, उसके साथ साथ कौन कौन सा बनाएगा, 28S 18S एंड 5.8S। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की। अब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है, ये किसको बनाएगा, टीआरएनए 5S आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये भी याद रखना है आपको, आरएमटी के अलावा और कौन कौन सा आरएनए बनाएगा, ठीक है। कभी कभी ये भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो टीआरएनए 5S आरएनए एंड एसएनआरएनए। अब आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या बनाएगा, एमआरएनए बेसिकली बनाएगा, साथ साथ हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। यही तो एमआरएनए को ही कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। पहला कॉम्प्लेक्सिटी तो ये था कि सेम आरएनए पॉलीमरेज तीनों को नहीं बनाएगा, तीनों आरएनए को नहीं बनाएगा, ठीक है। ये हमने देख लिया, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है, वहां पे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। फर्स्ट वाला किसको बना रहा है, आरआरएनए को, सेकंड वाला बना रहा है एमआरएनए को, थर्ड वाला बना रहा है टीआरएनए को। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा ना, जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ये जीन है जिसको हमने ट्रांसक्राइब कराया, यहाँ पे प्रमोटर है या टर्मिनेटर है। तो जब जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जा रहा है, यहाँ पे जो हमें एमआरएनए मिल रहा है, ये बेसिकली जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ये एमआरएनए क्या है, ये एमआरएनए अभी क्या है, हेट्रोजीनस एमआरएनए। हेट्रोजीनस क्यों, क्योंकि इस एमआरएनए में एक्सॉन के साथ साथ इंट्रॉन सीक्वेंसेस भी हैं, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। अब ये इंट्रॉन सीक्वेंसेस क्या है, ये इंटरप्टेड अन, बेसिकली इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें कोई जीन एक्सप्रेशन वाले चीज नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली अब ये जो एमआरएनए बना है, ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद यूकैरियोट में हेट्रोजीनस जो एमआरएनए बना है, ये क्या है, नॉन फंक्शनल है। क्यों नॉन फंक्शनल है, क्योंकि यहाँ पे एक्सॉन के साथ साथ इंट्रॉन भी सीक्वेंसेस हैं। और ये अब हेट्रोजीनस एमआरएनए है, नॉन फंक्शनल है, तो इसे फंक्शनल बनाना पड़ेगा, फंक्शनल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आता है स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तुरंत ही ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एमआरएनए क्या है, हेट्रोजीनस, उसमें एक्सॉन के साथ साथ एंट्रॉन सीक्वेंसेस भी हैं, ठीक है। और आपको याद रखने होंगे कि कोडिंग सीक्वेंसेस या एक्सप्रेस सीक्वेंसेस को ही क्या बोलते हैं, एक्सॉन सीक्वेंस बोलते हैं, और नॉन कोडिंग को इंट्रॉन सीक्वेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसिंग के बाद हमें जो एमआरएनए मिलेगा ना, अब ये होमोजीनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सॉन सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। ये एक्टिव एमआरएनए हो गया, फंक्शनल एमआरएनए हो गया। और स्प्लाइसिंग बेसिकली क्या होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, इसी इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। अब ये जो हेट्रोजीनस हेट्रोजीनस
हेट्रोजीनस आरएनए था, एमआरएनए, इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं। दो चीजें और होती है, एक होती है कैपिंग और एक होता है क्या, एक होता है पॉली ए टेल एडिशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब बेसिकली यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट आरएनए का फॉर्मेशन कराते हैं, तो उस टाइम में एक प्रोसेस होती है कैपिंग। अब ये कैपिंग क्यों होती है, अब कैपिंग क्या होती है, तो कैपिंग में क्या होता है, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है 5 प्राइम एंड ऑफ द हेट्रोजीनस आरएनए। मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 प्राइम एंड पे ये अटैच हो गया, एमआरएनए को बेसिकली एक कैप प्रोवाइड कर दिया। अब ये कैपिंग क्यों होती है, बेसिकली ये जो एमआरएनए बनता है ना, इस वहां पे सेल में बहुत ढेर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, हो सकता है कोई भी एंजाइम इसको आके एमआरएनए को कट कर दे, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे होती है कैपिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कैपिंग। तो methyl guanosine triphosphate addition on the 5 prime end of the mRNA, that is basically capping। कैपिंग के बाद हम देख रहे हैं कि दूसरा आता है प्रोसेस, होता है टेलिंग। टेलिंग में क्या होगा, एडिनाइलेट रेसिड्यू एडेनिन ऐड होता है 200 से 300। ठीक है, ये 3 प्राइम एंड पे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ऐड होता है। यहाँ पे टेम्पलेट डिपेंडेंट एडिशन नहीं होता पॉलीएटेल का, यहाँ पे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एडिशन हो जाता है पॉलीएटेल का। ढेर सारे 200 से 300 एडेनिन रेसिड्यूज ऐड हो जाते हैं 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस्ड एच हेट्रोजीनस आरएनए है, ये ये आ गया आपका पूरा 5 प्राइम। यहाँ पे मेथाइल कैपिंग भी हो गई, गुआनिन वाली कैपिंग भी हो गई, पॉलीएटेल एडिशन भी हो गया। अब ये जो एक्सॉन और इंट्रॉन सीक्वेंसेस है ना, यहाँ पे स्प्लाइसिंग होगी और ये जो एमआरएनए बना, अब ये मैच्योर एमआरएनए होगा। ठीक है, फंक्शनल एमआरएनए होगा। तो आपको ये भी याद करना है कि जो यूकैरियोट में है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद बेसिकली क्या होगा, 3 प्रोसेस होती हैं ट्रांसक्रिप्शन में। सबसे पहला तो कैपिंग होगी, 5 प्राइम मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैपिंग होगी, और दूसरा क्या है, टेलिंग होगी, पॉलीएटेल का एडिशन होगा, और तीसरा क्या है, स्प्लाइसिंग होगी। अब स्प्लाइसिंग के बाद ये जो एमआरएनए बना ना, अब इसका ये ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, ये ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट, बेसिकली न्यूक्लियस में था, अब ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, अब ये जाएगा कहाँ पे, सेल के साइटोप्लाज्म में। ये आपका न्यूक्लियस है, यहां से निकल के आ गया सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म में आके अब यहाँ पे एमआरएनए एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आपका बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन। अब डिटेल में अगर आपको नहीं समझ में आया, आप बार बार रिवाइंड करके चीजों को देख सकते हैं, मैंने बहुत इजी वे में इसको एक्सप्लेन किया है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप एक 1 शॉट में ये वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट रखा है मैंने वीडियो, और इजिली एक्सप्लेन किया है, आप इजिली इसको पढ़ के जाके बोर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।